हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लूसेंट सब्जेक्टिव बुक को होमवर्क के माध्यम से थ्योरी एंड कंसेप्ट को 52 दिनों में कंप्लीट करेंगे और साथ साथ क्या करेंगे, लूसेंट सब्जेक्टिव बुक का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी टेलीग्राम पे होमवर्क के माध्यम से देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का मेरा नाम है टेस्ट सीरीज 0147। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे और टेस्ट सीरीज 0147 लिख कर टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे होमवर्क के माध्यम से प्रत्येक दिन टेस्ट देंगे चैप्टर वाइज। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि भूगोल है क्या। भूगोल को डीपली जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज, एक ग्रीक विद्वान ने 276 ईस्वी से 194 ईस्वी में किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो और ग्राफ्स के वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। यानी भूगोल कहने का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी का वर्णन। भूगोल यानी जियो, जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफ मतलब क्या होता है, वर्णन। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यानी भूगोल का नामकरण इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। यानी भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है, यूनान के निवासियों को। नेक्स्ट है क्या, हिकेटियस। नेक्स्ट हेडिंग को देखेंगे। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भूगोल तत्वों के क्रमबद्ध का समावेश किया। नेक्स्ट देखेंगे कि अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। नेक्स्ट हेडिंग है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं। विचारधारा से पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये 9 हेडिंग है, 9 इसको ऑब्जेक्टिव को याद कर लेंगे ताकि एग्जाम के भरोसे से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग क्या याद रखेंगे, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस को। सेकंड में क्या है कि वर्तमान में भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो वॉन हम्बोल्ट को। यानी सेकंड में क्या है, वर्तमान में भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो वॉन हम्बोल्ट को। नंबर 3 में कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को। आप लोग याद रखेंगे कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को। फोर्थ में देखेंगे हम लोग कि भौतिक भूगोल पोलिडोनियम का जनक किसे कहा जाता है। कि भौतिक भूगोल पोलिडोनियम का जनक किसे कहा जाता है, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो पोलिडोनियम को। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, पोलिडोनियम को। नंबर 5 में देखेंगे कि सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, कार्ल ओसावर को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, कार्ल ओसावर को। नंबर 6 में देखेंगे गणितीय भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है, थेल्स व एनेक्सीमिंडर को। गणितीय भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है, थेल्स एवं एनेक्सीमेंडर को। नंबर 7 देखेंगे हम लोग कि विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है, मार्टिन वेहम को। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है, मार्टिन वेहम को। नंबर 8 में ये देखेंगे कि विश्व के निर्माणकर्ता कौन है, तो मानचित्रीय मेंडर। विश्व मानचित्रीय जेंडर के निर्माण करता है, विश्व मानचित्रीय अनेक्जीमेंडर के निर्माण करता है। नंबर 9 में देखेंगे कि भूगोल विश्वकोश का रचनाकार किसे कहा गया है, तो स्ट्रैबो को। भूगोल विश्व का रचनाकार किसे कहा गया है, स्ट्रैबो को।
पहला पढ़ेंगे 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं तो कौन कौन है, तो सबसे पहला संभववाद। संभववाद के बारे में हम लोग देखेंगे कि संभववाद इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, यह किसमें कहा गया, तो संभववाद में। तथा वह प्रकृति के अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करता है। इस विचारधारा के समर्थक भूगोलवेत्ता वाइडल डी ला ब्लॉस और फेवरे थे। कौन थे? वाइडल डी ला और ब्लॉस फेवरे थे। सेकेंड क्या है? निश्चयवाद। निश्चयवाद कहने का मतलब इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। पर्यावरण के द्वारा काम निर्धारित किस में होते हैं? निश्चयवाद में। अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचार के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रैटलजेल, नवीन निश्चयवाद का संस्थापक एलन सैम्पुल और हंटिंगटन। नेक्स्ट देखेंगे भूगोल की परिभाषाएं निम्नलिखित कितने वैज्ञानिकों ने दिया था, अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। भूगोल एक ऐसी स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु, अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। यह किसने कहा था? तो स्ट्रैबो ने कहा था। सेकेंड पढ़ेंगे कि भूगोल पृथ्वी की झलक में स्वर्ग देखने वाला अभावमय विज्ञान है। यह किसने कहा था? क्लैडियरा टॉलमी। थर्ड क्या कहता है कि भूगोल का वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए एवं उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह किसने कहा था? कार्ल रिटर ने। नेक्स्ट फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग। फोर्थ में पढ़ेंगे कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग को अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यह किसने कहा था? आर्थर होम्स ने। आप देखते हैं नेक्स्ट इधर। अब हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे कि ब्रह्मांड में क्या है। सबसे पहले ब्रह्मांड का डेफिनेशन को पढ़ेंगे। अस्तित्व, त्वमान एवं द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान, द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रह्मांड। अब दूसरे शब्दों में देखेंगे कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय, आकाशगंगा और गैलेक्सीज तक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत है। पहला है महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया? एवं जॉर्ज लेमेंतियर ने। सेकेंड है साम्यावस्था एवं सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था कल्पना किसने दिया? तो थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी। थॉमस गोल्ड, इसको दो बार हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट थ्योरी, थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी ने दिया था। थर्ड है ब्रह्मांड के सिद्धांत किसने दिया था? दोलन सिद्धांत किसने दिया? तो डॉक्टर एलन संडेजा ने। फोर्थ है मुद्रास्फीति का सिद्धांत किसने किया था? एलन गुथ ने। अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एवं जॉर्ज लेमेंतियर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वैगनोर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग
महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे 2 नंबर। दो नंबर में देखेंगे हम लोग अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोटक ब्रह्मांडीय विस्फोट बिग बैंग कहा गया। इसे अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिसमें सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिसके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोटक की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोटक के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तभी से निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2021 मैप यानी माइक्रोवेव एंटीट्रॉफी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। अब नोट को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। नोट में क्या लिखा हुआ है। नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सतह से सितंबर 2002 के निधन के पश्चात उन्हें सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 ईस्वी को WMAN रखा गया। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 मीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैंड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। उसके बाद इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण के प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाना वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। क्रेन ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल प्रामाणिक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने बोसन थ्योरी पर आधारित है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है। 10⁻8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है। 10⁻8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है। ब्रह्मांड में कितने अरब मंदाकिनी है तो 100 अरब।
प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः कितने तारे हैं? तो 100 अरब तारे हैं। अब मंदाकिनी किसे कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे मंदाकिनी के बारे में, कि मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी को अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशीय गंगा कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है यानी स्पाइरल है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी कहते हैं यानी इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहते हैं। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है। निहारिका, निहारिका क्या है? निहारिका यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे हैं एक श्याम बीवर बनाते हैं। वैसे भी परिघट न्यूट्रॉन तारे और श्याम बीवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस होती है। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति, दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ है और इन परमाणुओं से धूल और गैस में बादलों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं बेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखेंगे निहारिका के कुछ प्रकार। निहारिका के कुछ प्रकार यानी पहला है उत्सर्जन निहारिका है। यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती है। उदाहरण के लिए चील एवं झील निहारिका। चील एवं झील निहारिका किस निहारिका के प्रकार है? तो उत्सर्जन निहारिका के प्रकार हैं। सेकेंड है परावर्तन निहारिका है। परावर्तन निहारिका है, यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। ये तारों या निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण प्लेइडेस निहारिका। सेकेंड देखें, थर्ड देखेंगे श्याम निहारिकाएं। ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगाएं बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। ग्रहीय निहारिका, इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तह को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से उनका आकार गोला होता है। ओरियन नेबुला, यह हमारी आकाशगंगा की सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्याय ब्रह्मांड देखें। चलिए, अब क्या हुआ कि ज्योग्राफी में एक टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान। अब सेकेंड टॉपिक हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में सबसे पहले क्या देखेंगे? भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास यानी 1757 की ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर का युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिए गए
जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन पर शिकंजा कसा। यानी कहने का मतलब है कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध। उसके बाद क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर क्या किया, अपना कब्जा किया। इस शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी, जो निम्न है। तो आइए नीचे देखते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। मतलब अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। कब? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। सेकेंड है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। पूछेगा कि पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मिली? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के तहत रखी गई? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला विशेषता पढ़ेंगे क्या है। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल जनरल का पद दिया गया। किस अधिनियम द्वारा? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का जनरल पद का नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। सेकेंड देखेंगे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। थर्ड विशेषता देखेंगे क्या है। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग 1774 में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के तहत, जिसमें मुख्य न्यायाधीश 3 और अन्य न्यायाधीश थे। इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमेंस्टर, हाइड्रा। अब फोर्थ नंबर विशेषता क्या है। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया। 5 नंबर विशेषता क्या है 5 नंबर में। यार सही हो जाओ। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अब देखेंगे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में आया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट यह जो कि 1781 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब? तो 1781 ईस्वी में। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाया गया, राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर।
अब नेक्स्ट है 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारी के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 का चार्टर अधिनियम देखेंगे हम लोग। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि पहला, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत दूसरा है, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। चौथा है, 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि पहला, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। दूसरा, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। तीसरा है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चौथा है, बम्बई तथा मद्रास के परिषदों की विधि के निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। पाँचवा, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। छठा, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया। सातवां है, अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। आठवां है, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व में के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने के अधिकार दिया गया। नौवां है, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई व्यवस्था की गई। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि नंबर 1, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों का प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का परिषद के विद्यार्थी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। अगला देखेंगे हम लोग 1858 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। नंबर 1, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। दूसरा, भारत में मंदी पद की व्यवस्था की गई। तीसरा, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा। चौथा, 4 नंबर, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। 5वां, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को समाप्त कर दिया गया।
सातवां है, भारत के शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यूरो के विषय में हो। 8वां, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता यह है कि एक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। नंबर 2, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। तीसरा है, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश को अवधि मात्र 6 महीने की होती थी। चौथा है, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव और विधान परिषद में मनोनीत किए। 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को अनौपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। इस अधिनियम द्वारा जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। अठारह सौ 92 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि पहला, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत है। दूसरा, इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। दूसरा है 1909 का भारत शासन अधिनियम, पार्लियामेंट्री सुधार। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिक को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो के सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। भारतीय को भारत सचिव के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों की नियुक्ति। तीसरा, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। चौथा, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। छठा, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों की और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया।
नेक्स्ट है 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। दूसरा, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की, प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरा केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी। जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। दूसरा है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली गवर्नल परिवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियर थे। तीसरा है इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। पहला आरक्षित, दूसरा है हस्तांतरित तथा अंतरित या अंतरित। अब देखेंगे बॉक्स वाले। आरक्षित विषय क्या है? वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक, जनजातीय, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ और बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। हस्तांतरित विषय क्या है? शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। नोट: आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब चौथा देखेंगे। इतना तक देखेंगे, 10 तक। चलिए, भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। 5वां, इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। अतः 1926 में ली आयोग 1923 से 24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। 7वां, इनमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों अथवा भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। 8वां है, इसमें भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। 8वां, इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। 9वां है, इसके तहत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद कंपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 10वां, इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय अध्यादेश जारी करने की शक्ति को निम्न रूप से बनाए रखा गया।
विचार प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। बी में उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। सी में देखेंगे उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए जाने या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे। ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते हैं। डी में वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। नोट में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज था। उन्नीस सौ 1935 का भारत शासन अधिनियम यह साइमन कमीशनों की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 के शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। अखिल भारतीय संघ यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन सभी देशी रियासतों को मिलाकर बनाना था जो स्वेच्छा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट हेडिंग कल से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। और आप सभी लोग टेलीग्राम पे लूसेंट सब्जेक्ट का होमवर्क के माध्यम से टेस्ट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाएं, टेस्ट सीरीज 0147 लिख कर ज्वाइन करें और टेस्ट दें होमवर्क के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।